और स्वागत है इस ग्रुप में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई। हमारी आज की क्लास जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। जो पर्पज़ है हमारी इस तरह की क्लासेस का वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की जो कंप्लेंट होती है वो इस तरह की होती है कि हमें कुछ टिप्स या कुछ मटीरिया मेडिका की नॉलेज अगर हो तो हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग हैं जो इस बात का मतलब कहते हैं कि होम्योपैथी जो है ये पेशेंट का इलाज करती है, बीमारी का इलाज नहीं करती। बहुत जगह पे ऐसे होता है जहाँ बीमारी ही पेशेंट के बारे में भी बता देती है। मुझे याद है एक बार मेरे कुछ स्टूडेंट वो किसी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जो थेराप्यूटिक के बहुत अगेंस्ट थे, उनके पास मेरी एक स्टूडेंट बैठी थी और वहाँ एक केस आया। केस क्या था कि उस लेडी को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी और उसने आके डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे स्नीजिंग की प्रॉब्लम है और स्नीजिंग से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैंने नए कपड़े डाले होते हैं ना, जब जब मुझे स्नीजिंग आती है तो वो सारे गीले हो जाते हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, स्नीजिंग के साथ इतना डिस्चार्ज होता है। तो इतनी बात उस पेशेंट ने डॉक्टर को बताई और डॉक्टर ने उनसे पूछना शुरू किया कि आपका जो स्वभाव है वो कैसे है, ठंडी गर्मी कैसे लगती है, जो उनका प्रोटोकॉल था। तो जब आधा घंटा हो गया केस टेकिंग करते करते, तो जो मेरी स्टूडेंट थी वो मन में सोचने लगी कि ये जो पेशेंट है ये एक ही बात बार बार कह रही है कि मेरे स्नीजिंग होती है और स्नीजिंग के साथ मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है, सारे कपड़े भी भीग जाते हैं, इतना पानी निकलता है नाक से। क्योंकि वो मेरे पास आती थी तो उसको पता था कि इसकी दवाई क्या है। उस स्टूडेंट ने मेरे को बाद में बताया कि सर जब आधा पौना घंटा बीत गया केस टेकिंग को, उसके बाद भी कोई प्रॉपर दवाई नहीं आई, तो मेरे अंदर से ये आ रही थी कि मैं बोलूँ सर इसको ना आप सॉलिडेगो दो, लेकिन क्योंकि सीनियर डॉक्टर के सामने जूनियर डॉक्टर बोल नहीं सकता तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसने नहीं बताया और उसको पता नहीं कौन सी दवाई दी गई, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हुई। तो मेरे कहने का भाव है कि मैं आपको कुछ चीज़ें आज ऐसी ही बताऊंगा। मेरी हर क्लास में ही मैं कुछ कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊं जो एक सीधी सीधी बात हो, जिसमें कोई ज़्यादा आपको मुशक्क़त ना करनी पड़े। और मेरा इसका मतलब ये कभी नहीं है कि केस टेकिंग नहीं करनी चाहिए या इंडिविजुअलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। लेकिन कई बार आपके सामने जब थाली परोसी होती है और इतने अच्छे से परोसी होती है कि आप बस उठा के आपने खाना ही होता है, तो मैं ना आपको वो वाली थाली दिखाना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ जो मैंने अभी केस आपको बताया है। सॉलिडेगो में एक ही मटीरिया मेडिका में हमारी एलर्जिक राइनाइटिस की ऐसी दवाई है जिसमें डिस्चार्ज इतना होता है कि पेशेंट के कपड़े या जो रुमाल है उसका वो बिल्कुल पानी से भीग जाता है। तो डियर्स आप ना इसको नोट कर लें, ये
एक टिप है, चाहे पेशेंट कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, अगर उसको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है और डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत, तो ओनली एंड ओनली सॉलिड एगो इज़ द रेमेडी। और सॉलिड एगो को हम 200 में दिन में 2 बार देते हैं ऐसी कंडीशन में। यूजुअली ना जो एलर्जीज़ होती हैं हमारी बॉडी की, इंडिविजुअल एलर्जीज़ होती हैं, यूजुअली हम हाइपोटेंसी से डील करते हैं एलर्जीज़ को। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्नीजिंग क्लास 19 अक्टूबर 2024। आज स्नीजिंग की बहुत सारी कॉजेज़ रहती हैं और होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी क्लिनिकल कंडीशन की जो कॉज होती है हम उसको देते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉजेज़ जो हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मेंशन्ड है वो बताता हूँ, और जिन लोगों के कैमरे बंद हैं वो कैमरे ऑन कर लें। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन काज है आज के समय में वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन में डस्ट आ जाती है, ऑडर्स आ जाते हैं, पोल्यूशन में परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर कॉज में वेदर कंडीशंस रहती हैं, सूर्य की रोशनी, तेज धूप, ये भी कॉज रहती है। और इसके अतिरिक्त कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ लाइक एलर्जीज टू पर्टिकुलर थिंग्स इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स रहती हैं। तो ये कॉमनली जो कॉजेज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो हम इन कॉजेज़ के आधार पर अगर दवाई को सिलेक्ट कर लें तो हमारे लिए अच्छा रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डस्ट और पोल्यूशन की। आज के समय में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और वहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के बहुत सारे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास पेशेंट आके बार बार स्ट्रेस देके जो बोलता है कि मुझे स्नीजिंग तब आती है जब मुझे डस्ट पड़ जाए, मिट्टी, घट्टा, पोल्यूशन, ऐसी स्थिति में जब मैं जाऊं तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, मुझसे जो पोल्यूशन है वो सहन नहीं हो पाता। तो रेमेडी आप नोट कर लें। ये रेमेडी बनती है टमाटर से। टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसको सोलानम लाइकोपर्सिकम भी बोलते हैं। तो लाइकोपर्सिकम का ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है कि इसको जरा सी भी धूड़, मिट्टी, पोल्यूशन, जहाँ जाम लग जाता है रोड पे, रेड लाइट होती है, तो वहाँ पे अगर इसको खड़े होना पड़ जाए थोड़ी देर भी तो इसको स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो डस्ट एलर्जी का अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो आके बोलता है कि मुझे डस्ट के साथ ये स्नीजिंग आती है, तो आप इस दवाई को सोचिएगा। अब नोट कर लें, सोलानम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और इसके अतिरिक्त इस दवाई की और क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कहाँ पे हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस में देते हैं, मैं आपको ऐसे फॉर्मेट में समझाऊंगा कि आपको ना जीवन भर ये बातें भूलेंगी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले केस बताया, अब आपको ना जीवन भर ये नहीं भूलेगा कि अगर किसी की नाक से स्नीजिंग के साथ बहुत पानी आता है, जल की धारा छूटती है स्नीजिंग के साथ, तो कौन सी रेमेडी है? सॉलिड एगो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, पर चलो रिवीजन हो गई, बच्चे होशियार हैं हमारी क्लास में, कईयों को पता होता है। अब लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस में एक और सिम्टम है, वो सिम्टम है हमारा जो माउथ है। आपने बहुत बार पेशेंट से सुना होगा
कि उनके माउथ के अंदर खारिश होती है, तालू जिसको बोलते हैं। अगर ये खारिश एंटीरियर चैम्बर में है, यानी कि मुंह के बिल्कुल शुरुआत में ही तालू पे, तो उस खारिश के साथ स्नीजिंग शुरू हो जाती है, तब भी हम लाइकोपर्सिकम को ही कंसिडर करेंगे। और ऐसा पेशेंट पता क्या बोलता है कि मैं घर में रहूं तो ठीक रहता हूं, घर में रहूं तो मुझे स्नीजिंग कभी भी नहीं आती। आपने ना इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो पोल्यूशन से सभी को आती है। लेकिन अगर वो साथ में इतनी बात कहे कि अगर मैं घर में होता हूँ या होती हूँ तो मुझे स्नीजिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, तो इसका मतलब पक्का है कि इसको डस्ट से प्रॉब्लम है। ठीक है। अब ना मुझे याद है, हमारे एक टीचर होते थे, अब तो समय बदल गया है, मुझे नहीं पता कि स्कूलों में आजकल वो चौक होते हैं ना जिससे लिखते हैं, अभी भी चौक से यूज़ करते हैं स्कूलों में। तो हमारे एक टीचर होते थे, वो आके जैसे ही चौक से बोर्ड पे लिखना शुरू करते थे तो वैसे साथ साथ ही उसको छी छी, तो क्लास लेने के पहले ही वो कई बार छोड़ देते थे और उनको रहता था कि लिखना ना ही पड़े। और जब कोई वो क्लीन करते हैं ना डस्टर से ब्लैक बोर्ड को, तो वहाँ से भी चौक जो है वो झड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में ना एक ही दवाई है, अगर कोई ऐसे बारीक चौक या कोई कहीं से सीमेंट लग रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ सीमेंट की यूज़ किया जा रहा है, सीमेंट उड़ रहा है, या जहाँ वो टाइल्स लगते हैं ना, फर्श के ऊपर टाइल्स लगती हैं, तो टाइल्स को जब क्रश करते हैं तो बहुत माइन्यूट डस्ट का गुबार उठता है, चौक डस्ट। तो वहाँ पे फिर दवाई जो है वो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम नहीं रहती, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उसको हम पोल्यूशन में नहीं, वो तो हमारा क्रिएट किया हुआ थिंग है ना, तो वो सेंसिटिविटी रहती है। तो वहाँ पे दवाई रहेगी नेट्रम फॉस। ठीक है। अब आपको 3 दवाइयाँ अभी तक समझ लग गई हैं, एक सॉलिडेगो, एक लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और तीसरी नेट्रम फॉस। अब हम ना कॉज को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी कॉज है जो आजकल बहुत कॉमन है और मैं खुद इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ, वो प्रॉब्लम है ऑडर्स की। मेरे को खुद इतनी प्रॉब्लम रही है, परफ्यूम की एलर्जी। कोई पास से भी गुजर जाए जिसने परफ्यूम लगाया हो या इत्र लगाया हो, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, स्नीजिंग शुरू हो जाए। तो ऐसे में ना हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपको ना एक पर्टिकुलर ग्रुप बताऊंगा जो आपके सभी केस निकालने में सक्षम रहेगा। अगर कोई पेशेंट आके आपको ऑडर से एलर्जी बोलता है, स्मेल से एलर्जी बोलता है, तो आपने अपने दिमाग में सबसे पहले 4 या 5 दवाइयाँ मैं आपको नोट कराता हूँ, वो आप लिख के रख लो। नक्स मॉस्कैटा, नक्स वोमिका, फास्फोरस और कार्बोलिक एसिड। इन सब में जो इनका राजा है या रानी बोल लो, फास्फोरस फीमेल है, तो इन सभी दवाइयों की जो रानी है वो फास्फोरस है। फास्फोरस को ना स्मेल से इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर रसोई में कोई चीज़ बन रही है, तुड़का लग रहा है, तड़का जिसको बोलते हैं, तो उसको ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही स्नीजिंग शुरू हो जाती है। लिखा गया है कि फाउल इमेजिनरी ऑर्डर्स एग्रावेट करते हैं, मीन्स कि दूसरे व्यक्ति को ना पता भी नहीं होता। फास्फोरस का जो नोज़ है ना वो कुत्ते की भांति होता है। कुत्ते की जो सूंघने की पावर है ना वो आदमी से 32,000 गुना ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि जो फास्फोरस का नाक होता है वो कुत्ते के जैसा होता है। तो अगर दूसरे व्यक्ति को जो साथ बैठा है ना, उसको 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद पता चलेगा कि हाँ कोई स्मेल आई है। घर में
गैस की सिलेंडर लीक करे थोड़ा सा, तो अमूमन कई बार थोड़ी बहुत लीकेज में पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपके घर में फास्फोरस है या कुत्ता है, इसको डोंट टेक इट बैड, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, तो फिर उसको पहले पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है, और दूसरे व्यक्ति को स्मेल पता भी नहीं चलेगी, मतलब कि इमेजिनेटरी जो ऑर्डर्स हैं उससे भी उसको स्नीजिंग होती है। लेकिन एक दवाई और है, वो आके पता कैसे बोलती है, कहती छोटी मोटी जो स्मेल होती है, 1 नंबर पे पंखा चला दो यार, अगर स्मेल छोटी मोटी चीज़ की है तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने हल्का सा परफ्यूम लगाया है, डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने बहुत तेज, आजकल बच्चे हैं ना बहुत तेज इत्र डिओड्रेंट लगाते हैं, तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तेज इत्र लगाया है तब मुझे प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी स्मेल से प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कि जो तेज स्मेल होती है ना, कहीं से भी तेज स्मेल आए तो उसके छींके मार मार के बुरा हाल हो जाता है। तो अगर तेज स्मेल से छींके आती है ना तो आपकी फास्फोरस फेल हो जाएगी। बहुत बार ना हम लोग फेल कब होते हैं, जब हम लोग छोटे दायरे में बंध जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फास्फोरस रानी है, स्मेल इसको टॉलरेट नहीं होती, तो आपने नोट कर लिया। आके पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब कहीं से भी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, आप फास्फोरस दे दोगे? पेशेंट आके बोलेगा मुझे फ़र्क नहीं है, फिर आप बोलोगे सर ने ऐसे ही बोल दिया। तो आपको ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कितनी लेवल पे उसे प्रॉब्लम आती है। फास्फोरस में ना लीस्ट है, और जो अब पेशेंट बात कर रहा है वो लीस्ट से नहीं, लीस्ट का बिल्कुल अपोजिट जो सुप्रीम है। लीस्ट का अपोजिट मुझे याद नहीं है इंग्लिश में, मतलब कि जो चरम सीमा वाला है वहाँ पे आके उसे प्रॉब्लम आती है। अगर किसी को लीस्ट का अपोजिट याद है तो वो मैसेज में डाल दे, सभी को पता चल जाए। तो ऐसी अवस्था में दवाई जो रहेगी वो रहेगी गम्बोजिया। अब देखिए गम्बोजिया के बारे में हमने सोचा ही नहीं कभी। हम लोग सोचते हैं ये तो डायरिया की पेट की दवाई है। नो, गम्बोजिया में बहुत स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर्स होते हैं उससे पेशेंट को एलर्जी कंडीशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो आगे मैं बताता हूँ कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में स्नीजिंग तब आती है जब किसी व्यक्ति को गंदी स्मेल आती है, कहीं कोई जानवर मरा हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने पोल्यूशन क्रिएट कर रखा हो, तो कोई भी गंदी स्मेल, जो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है उससे उसको एलर्जी हो जाए, स्नीजिंग आनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम कार्बोलिक एसिड यूज़ करते हैं। फास्फोरस आपने समझ ली, गम्बोजिया समझ ली, कार्बोलिक एसिड समझ ली। अब हमारे पास ना 2 दवाइयाँ बचती हैं, नक्स वोमिका और नक्स मॉस्केटा। माय डियर फ्रेंड्स, जितने पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस के मैंने नक्स वोमिका से ठीक किए हैं, शायद ही किसी और दवाई से ठीक किए हों। नक्स वोमिका का जो पेशेंट है ये सभी तरफ से सेंसिटिव रहता है, और इसको भी जो ऑर्डर्स हैं, जो पर किसी तरह की भी जो स्मेल है वो टॉलरेट नहीं होती। तो जब भी आपको फास्फोरस, यार अभी तक लोग एंटर कर रहे हैं, जब भी आपको किसी पेशेंट में किसी अन्य दवाई की इंडिकेशन ना मिले, नक्स वोमिका की अपनी कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है, जैसे मैंने फास्फोरस की, गम्बोजिया की, कार्बोलिक एसिड की बताई है, तो नक्स वोमिका की अपने आप में कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है। मेरे को जब भी कोई ऐसा पेशेंट, मेरे को कई बार फ़ौरन से कॉल आती है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई भेजिए, बहुत स्नीजिंग आती है, और पेशेंट कुछ नहीं बताता, तो ऐसी अवस्था में ना हम लोग ना 2 दवाइयाँ लिखा देते हैं इकट्ठी, और अगर कोई सिम्टम और ना हो तो पेशेंट इन्हीं 2 दवाइयों से ठीक हो जाता है, सिलीशिया और नक्स वोमिका 200 दिन में 2 बार। अगर आपको ये अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो ना करना, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो नक्स वोमिका की कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है। नक्स मॉस्केटा,
नक्स मॉस्केटा में ना जब पेशेंट को स्नीजिंग आती है, 2 दवाइयाँ नोट कर लें। इन दोनों दवाइयों में पेशेंट को जब भी स्नीजिंग आएगी, उसके साथ स्नीजिंग आकर मतलब कि बंदा जो है ना वो पंजाबी में ना एक अक्षर वर्ड है जिसको बोलते हैं बौंदल जाना, बौखला जाना। मतलब कि सेंसेशन नहीं रहती, मतलब छींकें आके हमारा जो सेंसेस है, बाकी तरफ ध्यान है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतनी स्नीजिंग आती है कि हम लोग डिजी हो जाते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट से कट जाते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ स्नीजिंग की तरफ ही रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ना 2 दवाइयाँ हैं, एक है सेनेगा और एक है नक्स मॉस्केटा। अब इन दवाइयों में ना जो मेरा एक्सपीरियंस है, नक्स मॉस्केटा से मैंने ज़्यादा पेशेंट ठीक नहीं किए, लेकिन मैंने इसकी स्टडी की है, इसमें इतने प्रोमिनेंटली सिम्टम्स हैं। लेकिन सेनेगा को मैंने बहुत बार वेरीफाई किया है और डॉक्टर पाठक ने अपनी रिपर्टरी में नक्स मॉस्केटा को ऐड नहीं किया। स्नीजिंग के अंतर्गत इतनी स्नीजिंग आनी कि पेशेंट स्नीजिंग कर करके बिल्कुल कमला हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं कमला हो जाना। ये तो समझते हो ना, कोई हिंदी में अक्षर, पंजाबी में इसको बोलते हैं कि बौंदल जाना, मतलब कि उसकी जो आसपास की बौखला जाना। बौखला जाना। मैडम ने, रंजू ने बताया कि बौखला जाना, तो वहाँ पे एक ही रेमेडी है, दैट इज़ सेनेगा। अब मैंने आपको बोला कि हम लोग ना 200 पोटेंसीज पे ज़्यादा फेथ करते हैं ऐसी अवस्था में। इवन नक्स जो है ये एलएम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो मैंने बोला था कि कुछ मदर टिंचर्स हैं तो वो एक्सेप्शंस रहती हैं। तो मैं आज आपको एक मदर टिंचर दिखाता हूँ। ये एक मदर टिंचर है, आप देख रहे होगे ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। ये लो, हाँ, यहाँ से इससे दिखा दो। ये पकड़ना, कैसे दिखाऊँ, आ तो रहा नहीं कुछ भी। सामने इधर से दिखाओ ना। नहीं, मैं पिछले वाले कैमरे से, अच्छा, मेन बैक कैमरे से कैमरा दिखाना करना है। चाहते हो तो मैं करता हूँ। चलो, जस्ट होल्ड, जल्दी करो, ये लो। ये पकड़ना। ये आप लोग देख रहे होगे, इस कैमरे से आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। इसका कलर देखिए, हाँ, आवाज़ उससे नहीं आ रही ना, इसलिए तो इसका इसको कलर दिख रहा देखिए, आवाज़ आ रही है। देखो जो डॉक्टर शिल्पी आपका बेटा, ये खुश हो रहा है इसको देख के। अब सर फोटो नहीं दिख रही, सर इमेज नहीं दिख रही, इमेज नहीं दिख रही। इमेज दिख नहीं रही? नो सर, आपका फेस है पूरा दिख रहा है। अरे मेरे नहीं, रंजू वाले कैमरे, आप अपना कैमरा ऑन करो ना, है। दूसरे कैमरे से दिखा रहा हूँ दूसरे मैं। से नजर आएगी। दूसरा फोन देखो, मैडम वाला। आप मेरा फोन पकड़ाओ, अपने फोन से बात करो, वो मुझे दो। एक मिनट, इसका भी बैक कैमरा तो होता ही होगा। ऊपर से होगा। चलो हम पंगा क्यों ले यार। मैं तभी कह रही हूँ ना, वो मुझे पकड़ा दो। कट गई क्लास? नहीं चल रही है। नहीं, रीजॉइन करना पड़ेगा। चल रही है सर, चल रही है। वो मेरे पास रख दो आप सामान अपना, मैं दिखा देती हूँ उधर से। ओके ओके, अब इसको, सामान मुझे दे दो आप। हाँ बस। अब मेरे को आप लोग कोई नज़र ही नहीं आ रहे यार, क्या कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। सर दिख रहा था इस कैमरे से भी, लाइट गोल्डन कलर का ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको? मैम आप फ्रंट पे नहीं हो, सर फ्रंट पे हैं। अच्छा चलो ठीक दूसरे है, फोन से दिखा रहे हैं, सर वाले फोन से नहीं दिखा रहे अब हैं। दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा अब ये क्या है मेरे हाथ में, ये क्या है, ये दिख रहा है? कोई पाउडर है सर? ये पाउडर नहीं है, ये ना घर में अचार डलता है ना, जिसमें सरसों डलती है, सरसों। ये ना मस्टर्ड काले मस्टर्ड के सीड्स हैं और ये इसका मदर टिंचर है। इस सीड्स को, जितने मैंने सीड्स लिए हैं, ये लगभग 100 ग्राम होंगे। 100 ग्राम सीड्स को ना आपने मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और मेरे को आप कोई भी नहीं दिखाई दे रहा यार, ये कैसे जाएगा अब नीचे? सर आपको देख पा रहे हैं आपको, लेकिन चालू। तो यार मेरे को ये, आप सारे लोग इतने सुंदर सुंदर आप ड्रेस ऐसे करो, ये वाला ले लो, इसको ऑन कर लो, उसका वॉइस बंद कर दो, इस पे सब दिख रहा है।
अनमोल को एक मिनट बुला लो, अनमोल की क्लास उसकी शुरू भी हो गई। क्लास शुरू हो रही है। सर ऊपर है सेटिंग। ओ मेरे नीचे ना, नीचे आ रहा है बैकग्राउंड फिल्टर, ऐसे आ रहा है। मैडम वाले फ़ोन से दिखाता हूँ आपको। यार फ्रंट का पीछे वाला कैमरा करो इसको। हाँ सर अब आप ऐसे आ रहा है, सर आप प्लीज ज्वाइन कर लो। ये नीचे ये आ रहा है। रीज्वाइन कर लें। नहीं सर चालू रखो ना, आप हम आपको देख पाएंगे। सर आप रज्जू मैम का कैमरा ले लीजिए। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ये ले लो ना, उसमें आवाज़ बंद कर दो, इसकी आवाज़ शुरू कर देते हैं। उसमें आवाज़ कहाँ है, उसको बंद कर दो। नहीं फिर मैं दोनों को, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इस कैमरे से ही देख लूँगा। ये लो। अब इसका आपने कैसे, इस दवाई का नाम क्या है, किसी को पता है होम्योपैथी में इस दवाई का नाम क्या है? यार इतने होशियार बच्चे हैं ना, पर आज आपको जो थायासिनोमिनम दवाई है ना, मैं आपको बता दूं, वो ना एक पर्टिकुलर तरीका है सरसों में से उस दवाई को बनाने का। जो सीधी दवाई है ना सरसों से बनती, वो थायासिनोमाइन नहीं है, वो है सिनेपिस नाइग्रा। सिनेपिस नाइग्रा और सिनेपिस एल्बा दो तरह के सीड्स होते हैं। जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये ब्लैक कलर के सीड हैं, ये सिनेपिस नाइग्रा के सीड्स हैं। और जो वाइट कलर के सीड्स होते हैं उनसे येलो भी, मस्टर्ड। येलो मस्टर्ड, येलो वाइटिश येलो नहीं, एक्चुअली वो एल्बा होती है, वाइट होती है। तो हम लोग जो दोनों सीड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सिनेपिस नाइग्रा का। सिनेपिस नाइग्रा एलर्जिक राइनाइटिस की एक बहुत गुड रेमेडी है, और इसकी जो इंडिकेशंस है ना वो आप नोट कर लो। इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, लेकिन स्नीजिंग के साथ नाक में, तालू में खारिश रहती है, बहुत खारिश होती है। मैंने आपको पीछे बताया कि नक्स की अपनी कोई इंडिकेशंस नहीं है, याद आ गया है मुझे। नक्स की अपनी इंडिकेशंस है, खारिश होना आँखों में, नोज़ में, तालू में खारिश होना, और साथ में स्नीजिंग आना। कुछ और दवाइयों में भी है लेकिन नक्स में भी है। लेकिन सिनेपिस नाइग्रा में ये विशेष रूप से है, इतनी ज़्यादा स्नीजिंग विद इचिंग इन एंटीरियर नेर्स एंड रिपीट कीजिए ना वो स्नीजिंग जो बोला आपने, नोज में, तालू में और कहाँ खारिश होती है? आँखों में मतलब सारा हिस्से में एलर्जिक जैसे खारिश होती है, पूरी ऊपर फेस के आसपास। तो ये नक्स वोमिका में, सिनेपिस नाइग्रा में बहुत ज़्यादा रहती है। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। सर इसका मदर टीचर है सर। यार मेरी बात सुन लो पहले, बाद में बताता हूँ। अब इसमें और क्या होता है, वायलेंट स्नीजिंग, वायलेंट ईचिंग, प्रोफ्यूज एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। और इसकी विशेषता क्या है कि जब भी, नोट कीजिए, जब भी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ गला खराब हो जाए, नोट कीजिए, अकेली दवाई सिनेपिस नाइग्रा जो मेरे को पता है, और भी बहुत दवाइयाँ हो सकती हैं, जब भी सोर थ्रोट, स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, ये सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब हम सिनेपिस एल्बा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मदर टिंचर कोई भी कंपनी इतना बढ़िया नहीं बनाएगी जितना आप बनाओगे। आपने ये देखो, इस कलर का मदर टिंचर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका तरीका नोट कर लो और इसकी अपीयरेंस आप याद रख लो। जिनके पास बाद में रिकॉर्डिंग रहेगी वो चेक भी कर लें, टैली भी कर लें। आपने लगभग 100 ग्राम ये सीड्स लेने हैं, और याद रखना सीड्स लेने फ्रेश हों, पुरानी दुकान से नहीं लेने, क्योंकि सीड्स जो है ना वो पोटेंट होने चाहिए। अगर सीड्स पोटेंट नहीं होते तो फिर उसकी दवाई काम नहीं करती। इसको मिक्सी में इसका पाउडर कर लेना है। इसको आपने 450 ml वाली बॉटल में डाल लेना पाउडर को, और इतने पाउडर में आपने 200 मिलीलीटर डिस्पेंसिंग अल्कोहल डाल के 1 महीने के लिए छोड़ देना है। महीने बाद आपने फ़िल्टर करना है, तो ये निकलेगा, बहुत कम मात्रा में निकलेगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसकी आपने पेशेंट्स को 15 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में डाल के दिन में 3 बार देना है। किसी का माइक ऑफ ऑन है, ऑन ऑफ करो प्लीज़। सर प्लीज सर रिपीट करिए ना। डॉक्टर मिकदाद आपका ना वो माइक ऑन हो जाता है, ध्यान रखो ज़रा प्लीज़।
क्या रिपीट करूं? सर ये प्रोसेस पूरा एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। किसी ने सुना है? कोई रिपीट करे भाई। 100 ग्राम आपको लेना है सरसों, काली सरसों, उसे मिक्सी में डालना है, पाउडर करना है उसका। पाउडर करने के बाद 200 ml डिस्पेंसिंग अल्कोहल में उसे डालना है। 1 महीना छोड़ देना है उसे। 1 महीने के बाद उसे आपको फिल्टर कर लेना है। आपकी सिनेपिस निग्रा मेडिसिन रेडी। और इसको देना कैसे है? 15 बूंद गर्म पानी में दिन में 3 बार। समझ लगी जिन्होंने पूछा है? ठीक है, अब इस दवाई का मतलब आप समझ गए हो। ये हे फीवर और सोर थ्रोट के साथ इसका हमने जो कंकॉमिडेंट सिम्टम है उसको हमने कंसीडर किया है, सोर थ्रोट विद स्नीजिंग। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ना उन लोगों को या आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि अगर आप आज की क्लास ना लगाते तो आप क्या मिस करते, आप क्या गेन कर रहे हो, ये मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप आज की क्लास ना लगाते तो आप क्या मिस करते, ये आप सोचिए। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ना एलर्जिक राइनाइटिस का स्पेशलिस्ट बनाने वाला हूँ आज की क्लास के बाद। बहुत सारे ना ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको फूलों की सुगंध होती है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। फ्लावर से एलर्जी, विवाह शादी होती है जहाँ बहुत फ्लावर्स होते हैं, वहाँ स्नीजिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए फ्लावर की ही दवाई है, उसका नाम है रोज़ा डेमेसिना। रोज़ा डेमेसिना 200 पोटेंसी में अगर किसी को रोज़ से या किसी भी ऐसे इत्र से जो प्योर इत्र है, गुलाब का इत्र है, संदलवुड का इत्र है, बहुत सारे इत्र आते हैं। अगर किसी को इत्र से, याद रखें मैं डिओड्रेंट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। डिओड्रेंट होता है जो स्प्रे द्वारा यूज़ किया जाता है जिसमें अल्कोहल भी होती है, उसकी जो एलर्जी होती है वो फास्फोरस के साथ कंसर्न रहेगी, नक्स के साथ कंसर्न रहेगी। लेकिन जो ऑयल बेस, वाटर बेस वाले इतर्स हैं, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी के इतर्स हैं, वहाँ पे रोज़ा डेमेसिना काम करेगी। रोज़ा डेमेसिना में भी बिल्कुल एलर्जी के जो लक्षण है वो सारे के सारे वही रहते हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके साथ उसका कॉज इम्पॉर्टेंट रहेगा। साइक्लामेन, ये आपको मैं थोड़ा सा जल्दी नोट कराऊंगा। साइक्लामेन जो दवाई है, इसकी जो एलर्जिक राइनाइटिस है, ये कानों में खारिश होकर स्नीजिंग आती है। बहुत कम दवाइयाँ हैं जिसमें ये लक्षण है, लेकिन पेशेंट ने बहुत बार हमको बोला है आके कि कानों में खारिश होती है, साथ में स्नीजिंग आने लगती है। नोट कर लें। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ नोज़ में खारिश होती है, ऐसे रगड़ देते हैं और साथ में स्नीजिंग, साथ में नोज़ में खारिश। ठीक है, अगर आपको कॉज नहीं मालूम पड़ता, कभी भी ऐसा हो जाता है पेशेंट को, नाक में खारिश हो के बुरा हाल हो जाता है, साथ में स्नीजिंग आती है, तो दवाई है स्ट्रिक्निनम। स्ट्रिक्निनम नक्स वोमिका के साथ संबंधित है, लेकिन इसका अपना लक्षण है कि नोज़ में, एक्सटर्नल नोज़ में बहुत ज़्यादा इतने पोर्शन में खारिश होती है। एक दवाई है ट्यूक्रियम मैरम वेरम। ट्यूक्रियम मैरम वेरम का आप सीधा ही लिख लो, अगर किसी को नेज़ल पॉलिप्स के साथ स्नीजिंग आती है। प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज़। किसका हो रहा है? समिता, बहुत होशियार बच्चे हैं, फिर भी आप ऐसा करते। अगर आपको नेज़ल पॉलिप के साथ स्नीजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपकी जो दवाई है वो ट्यूक्रियम मैरम वेरम, इसको TMV बोलते हैं। इसमें भी टिंगलिंग रहती है, नोज़ में इरिटेशन होती है। स्ट्रिक्निन में तो बाहर इरिटेशन है, लेकिन ट्यूक्रियम में भीतर नोज़ के टिकलिंग होती है, जैसे कोई इंसेक्ट क्रॉल करता है, इस तरह की इरिटेशन होती है, खारिश नहीं, टिकलिंग, और उसके बाद उसको स्नीजिंग आती है। समझ गए? एक ना पुरानी टर्म है एट्रोफिक राइनाइटिस, पुरानी टर्म है, इसको मैं समझाता हूँ ये होती क्या है और इसकी रेमेडी क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को ड्राई स्नीजिंग आती है,
कोई डिस्चार्ज नहीं है, सूखी सी स्नीजिंग जिसको बोलते हैं कि आपको ना, हम लोग जब पेशेंट आते हैं ना एलर्जिक राइनाइटिस के, तो मेरा ना एक वर्ड्स होते हैं पेशेंट के लिए, वो पूछते हैं ठीक हो जाएगा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं तेरे को जो दवाई दे रहा हूँ ना, इसके बाद अगर तेरे को कोई याद करेगा ना, चाहे दिल से भी याद करेगा, तो तेरे को स्नीजिंग नहीं आएगी। तो ये जो याद करने वाली स्नीजिंग होती है ना, ड्राई स्नीजिंग होती है, कहते हैं कोई याद करता है तो स्नीजिंग आती है, तो ड्राई स्नीजिंग होती है। तो अगर किसी को ड्राई स्नीजिंग आती है, डिस्चार्ज नहीं आते और उसके साथ नोज़ में भी ड्राइनेस रहती है, प्रॉब्लमेटिक ड्राइनेस रहती है, तब हमारे पास दो दवाइयाँ रहती हैं। एक रहती है स्टिक्टा और एक रहती है नक्स मॉस्केटा। इन दोनों दवाइयों में यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टिक्टा जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और स्टिक्टा के बारे में नोट करें, इस दवाई की रेपिटेशन नहीं करते। और दूसरी एक और दवाई है जिसकी एलर्जिक राइनाइटिस और कोराइज़ा में रेपिटेशन नहीं करते, वो दवाई है एलियम सीपा, आगे लास्ट में बताता हूँ। तो स्टिक्टा का ड्राई स्नीजिंग है, उसको एट्रोफिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आता है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर में स्नीजिंग ड्राई आती है, लेकिन ना नाक के भीतर ड्राइनेस से क्रस्ट जम जाती हैं, क्रस्ट, और वो पेनफुल रहती हैं। तो वहाँ पे हम कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आप इसको ना याद रख लेना, एक कॉपी पे नोट्स बना लेना, जब भी पेशेंट आपका आए एक नज़र मार लेना, इसी में से ही दवाई आएगी आपकी। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, कॉमन सिम्टम है एलर्जिक राइनाइटिस का, कि पेशेंट्स की आंखों में भी पानी और खराश, आंखें भी लाल हो जाती हैं। गर्मियों में भी ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, बच्चे बहुत आए मेरे पास जिनकी आंखें लाल रगड़े चलते हैं और स्नीजिंग आती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, इचिंग इन द आईज विद प्रोफ्यूज स्नीजिंग, ह्यूज स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है और आंखों में खारिश होती है। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास 3 दवाइयाँ हैं। नंबर 1 एलियम सीपा, नंबर 2 एगेरिकस एंड नंबर 3 एम्ब्रोशिया। ठीक है, अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अगर किसी को नाक से पानी, आंखों में खारिश और स्नीजिंग है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मिस कर जाओगे आप। आंखों में खारिश, नाक से पानी, स्नीजिंग, लेकिन वो पानी पानी है, वो कोई एक्रिड डिस्चार्ज नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट एम्ब्रोशिया, फॉरगेट अबाउट एलियम सीपा, गो फॉर अगेरिकस। अगेरिकस में बहुत स्नीजिंग रहेगी, आंखों में लाली खारिश रहेगी। डिस्चार्ज का एक पॉइंट है जो आपको अगेरिकस की तरफ ले आएगा। अब देखिए, ये ही क्लासिकल होम्योपैथी है, मैं आपको सीधा नहीं बता रहा कि यार ऐसा कर दो, नो। डिफरेंशिएटिंग एक पिन पॉइंट रहता है जहाँ पे हिट करना होता है हमने। एम्ब्रोसिया और एलियम सीपा रह गई हमारे पास। अब याद रखें, एलियम सीपा में ना एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, कोराइज़ा में भी नोट कर लें, उसमें डिस्चार्ज ना तब आता है जब उसको स्नीजिंग होती है। जैसे स्नीजिंग आई, डिस्चार्ज हो गया, और स्नीजिंग बंद हुई तो वो डिस्चार्ज भी बैक चला जाता है, गीला रहता है अंदर से नोज, लेकिन वो बाहर नहीं आता। ठीक है, एम्ब्रोसिया में नहीं ऐसा। एम्ब्रोसिया में जब स्नीज आएगी तब भी उतना ही डिस्चार्ज है, और स्नीजिंग आने के बाद भी डिस्चार्ज रहता है, जैसे कि मैंने सॉलिडेगो में बताया, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं रहती, और साथ में इसके अपने लक्षण, आँखों में खारिश, नाक में खारिश, टिंगलिंग सेंसेशन, वो सारी रहती हैं। तो एलियम सीपा, एम्ब्रोसिया और अगेरिकस, ये 3 दवाइयाँ हैं जिसमें आँखों की साथ में इन्वॉल्वमेंट रहती है एलर्जिक राइनाइटिस में, और इन तीनों दवाइयों को हम डिस्चार्ज से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला है कि जो एलियम सीपा होता है, इसका जो डिस्चार्ज है जब स्नीजिंग होती है तब आता है। एक बात मैं आपको ना और भी नोट करवा देता हूँ, मर्कसोल की जो इंडिकेशन है ना एलर्जिक राइनाइटिस में, ना बोलो आप इसको कोराइज़ा में बोल लो, कोराइज़ा में ना मर्करी का कभी भी, जिस बच्चे का नाक बह रहा है ना, नेवर गो फॉर मर्कसोल। क्यों? मर्करी का नाक बहते बहते बॉर्डर तक आता है, इससे आगे नहीं आता। मर्करी की प्रोविंग में ना ये सिम्टम है कि मर्करी का कोराइज़ा में जो डिस्चार्ज है वो भले ही थिक हो या थिन हो,
लेकिन उसकी औकात नहीं है कि वो बही जाए। वो नोज़ के यहाँ नोज़ आप हम लोग बच्चे को चेक करते हैं, उसका नोज़ देखते हैं, नोज़ बिल्कुल गीला, लेकिन वो सुड़ भी ऐसे भी करी जा रहा है, जुकाम के लक्षण भी है, गला भी खराब है, लेकिन वो बह नहीं रहा। तो हम लोग बिना किसी बात सीधे मर्कसोल में यहाँ पे आके रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, एक्रिड भी होता है, नोज पक्का भी होता है कई बार, एक्रिड, थिन और थिक, लेकिन वो उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो नीचे तक आ जाए। प्रूविंग में लिखा हुआ है अबाउट थिक टू रन डाउन, एक्रिड टू थिक टू रन डाउन, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कि वो इतना भी पतला नहीं होता और नीचे नहीं आता, गाढ़ा रहता है। ये आप नोट कर लो। हम लोग कहाँ थे? एम्ब्रोजिया अगेरिकस और एलियम सीपा पे थे। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसी टर्म्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ी हैं लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता। जैसे कि पेशेंट आके बोलता है कि जब मुझे स्नीजिंग आती है तो साथ वाला बंदा भी हिल जाता है। कभी ज़रूर सुनी होगी आपने, इतनी ज़ोर से स्नीजिंग आ जानी, हाँ छी, मतलब कि आसपास वाले बंदे भी दहल जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बहुत क्लोजली याद कर रहा है। इसका मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं कनकसिव स्नीजिंग। जो कंकशन समझते हो, कंकशन ब्राइनिया पढ़ी है आपने? अब जब बोलना होता है ना उस वक्त आपका उसको माइक, हाँ, तो कंकशन में ऐसी स्नीजिंग जिससे आपकी सारी बॉडी कंकशन हो जाती है, हिल जाती है। एक ही दवाई है, ओनली वन मेडिसिन, दैट इज कैस्टोरियम। ठीक है, नोट कर लो। कैस्टोरियम में कैस्टोरियम पता है क्या होती है? मैंने कैस्टोरियम पढ़ाई हुई है मटीरिया मेडिका क्लास में। आगे चलिए। पेशेंट आके बोलता है कि मुझे जब स्नीजिंग आती है तो बीच में रुक जाती है। हाँ, देखा, कभी आपको भी हुआ होगा, कभी कभार हुआ होगा तो ठीक है। कोई व्यक्ति आपको ना थोड़ा बहुत याद कर रहा है फिर भूल रहा है, तो जब याद कर रहा है तो आने को करती है, भूल जाता है तो स्नीज नहीं आती। लेकिन अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है, वो कहता है कि स्नीजिंग ना डॉक्टर साहब आने को करती है, आती नहीं है, मैं परेशान हो जाता हूँ, रुक जाती है बीच में, एलर्जी है, अगर आ जाए तो अच्छा है। तो मेडिसिन इज सबाडीला। सबाडीला में एबॉर्टिव स्नीजिंग होती है, इसको बोलते हैं एबॉर्टिव स्नीजिंग। और सबाडीला में ना जो स्नीजिंग है ये लगातार 8-10 स्नीजिंग आती हैं एक बार में। पेशेंट आके बोलता है जब भी स्नीज होती है, एक नहीं आती, बहुत सारी आती हैं। अब हम आते हैं प्रोलॉन्ग्ड पैरोक्सिज्म। जब स्नीजिंग के अटैक्स आते हैं किसी को, ऐसा रेयर होता है, मतलब जब स्नीजिंग शुरू होती है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा हटती नहीं है, फिर उसके बाद इन बिटवीन द टू पैरोक्सिज्म्स देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट गैप। तो रेमडीज आर सैंग्यूनेरिया कैन, सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका एंड नक्सोमिका। सैंग्यूनेरिया कैन और सैंग्यूनेरिया नाइट्रा में दोनों में ऑर्डर से सेंसिटिविटी रहती है, दोनों में पैरोक्सिजमल स्नीजिंग आती है। डिफरेंस इज दैट कि सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका में साथ में नेज़ल जो म्यूकोजा है वो हाइपरट्रॉफी रहती है, जिसको हम पॉलिप्स कहते हैं, और सैंग्यूनेरिया कैन में पॉलिप्स सिग्निफिकेंट नहीं रहते। गले में खराश के साथ अगर स्नीजिंग होती है, मैंने पहले आपको एंटीरियर चैम्बर की दवाई बताई ना, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम, जो फ्रंट वाले दांत है इसके पीछे खारिश होके, अब पीछे जो पोस्टीरियर चैम्बर है हमारा, जहाँ यूवला है उसके आसपास वाला एरिया, वहाँ पे अगर खारिश होती है गले में और साथ में स्नीजिंग आती है तो दवाई नोट कीजिए, एक ही मेडिसिन है, दैट इज विथिया, W से, WYETHIA। किसी को घर से जब निकलते हैं धूप में, सारे सामने सूर्य है या सूर्य की तरफ देखने मात्र से स्नीजिंग आ जाती है, तो वहाँ पे हम नेट्रम्यूर और मर्कसोल का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम्यूर का एक सिम्टम है, अगर किसी को क्रॉनिक राइनाइटिस के साथ
उसकी सूंघने की क्षमता भी कम हो जाए, तो हम नाइट्रम्यूर के बारे में सोचते हैं। नाइट्रम्यूर में ना जुकाम का एक सिम्टम नोट कीजिए, आपको जीवन में बहुत काम देगा। जैसे मैंने मरकरी का बताया, सॉरी, नाइट्रम्यूर में जब जुकाम शुरू होता है बहुत हल्ले से शुरू होता है, इतना बहता है, इतनी स्नीजिंग आती है कि आपको लगता है कि बस अब मेरा जुकाम निकल गया, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतते हैं वो बंद होके नोज़ को क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे ना ध्यान रखना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और आप क्या समझ पा रहे हो। जो हमारी बुक है एक्सपीरियंसेस की, यूनिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, उसमें हमने शायद लिखा है कि अगर जुकाम बंद होके साइनस जम जाए, आपको जुकाम हुआ, जुकाम रुक गया और साइनस जम गया, तो काली आयोडाइड दवाई, काली बाइक दवाई हम लोगों ने मेंशन की है। नाइट्रम्यूर में बात कहानी कहीं और चलती है। ये कहानी है जुकाम की शुरू होने के तरीके की। जुकाम जो वायलेंटली स्नीजिंग के साथ शुरू होता है। आपके पास कोई भी पेशेंट आए, अगर आपको आके बोले डॉक्टर साहब मुझे आज ही जुकाम लगा, मेरा स्नीजिंग मार मार के बुरा हाल है, याद रखिए ये जुकाम की बात कर रहा हूँ, ये क्रॉनिक राइनाइटिस की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया हूँ, पर आपके लिए ज़रूरी है। जो जुकाम स्नीजिंग के साथ शुरू होता है, बहुत स्नीजिंग के साथ, 1 डोज मात्र से ही नाइट्रम्यूर से क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके पास लेट आता है पेशेंट, तो नाइट्रम्यूर में दूसरे दिन, तीसरे दिन नाक बंद हो जाता है और जो सूंघने की क्षमता है वो जाती रहती है। नाइट्रम्यूर को एक बार नज़र मार लेना बोरिक के नोज़ के ऊपर, नाइट्रम्यूर के अंतर, आपको मेरी बात समझ लग जाएगी। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मटीरिया मेडिका में रहती है। मेरे जो पढ़ाने का मकसद है ना, मैं आपको ना एक आपके भीतर ट्रांसमिट कर रहा हूँ। वो एक फ़िल्म आई थी आमिर खान की, क्या था वो, जिसमें वो हाथ पकड़ के ट्रांसमिट कर देते हैं ना इन्फॉर्मेशन, याद है वो फिल्म? ठीक है। देखो कितने होशियार बच्चे हैं, फिल्म एकदम से याद होती है। अभी मैं पूछूंगा ना आज सबसे पहले कौन सी दवाई का मैंने जिक्र किया था, तो थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। फिल्म एक ही, हमको भी ऐसे ही होता था जब हम क्लास में होते थे। तो वो फिल्म वाली बात जो है ना, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस तरह से देना चाहता हूँ कि वो मटीरिया मेडिका में लिखा है, लेकिन वो लिखा हमारे ऊपर से निकल जाता है, समझना पड़ता है कि क्या लिखा है। सर नाट्रम्यूर का सेकेंड थर्ड डे ब्लॉक के बाद साइनस होता है उनको? नहीं, साइनस नहीं होता, साइनस तक नहीं जाता नाइट्रम्यूर, नाक ही बंद होता है बस। खाली ब्लॉक होता है। हाँ, तो अगर इसमें डोज कैसे देना है? हम लोग तो 2 बार देते हैं, 200 में सुबह शाम। थैंक यू। कई डॉक्टर एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं हम तो महीने में 1 डोज देते हैं नाइट्रम्यूर की। तो भैया फिर पेशेंट ना चला जाएगा, ठीक नहीं होगा। सुबह आंख खुलते ही स्नीजिंग आने लग जाना। जैसे ही सुबह उठे तो पहला काम क्या करना है, सलीशिया। सुबह उठे, आंख खुली, स्नीजिंग तो नहीं आई, सलीशिया तो नहीं है भैया, लेकिन पाँव नीचे रखा, बाथरूम तक गए, स्नीजिंग शुरू हो गई, सलीशिया के 1 कदम आगे चले गए, अमोनिया कार्ब। क्रॉनिक स्नीजिंग टेंडेंसी के लिए मैं आपको किताबों में सलीशिया लिखी है क्रॉनिक टेंडेंसी में, और मैंने सलीशिया का इस्तेमाल किया है। ठीक नहीं होता पेशेंट, एक्यूट कंडीशन निकल जाती है। अगर किसी को क्रॉनिक स्नीजिंग की टेंडेंसी है तो आपको ना जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं इसके साथ पहले पेशेंट को ठीक करना है, और फिर एक दवाई देनी है हिप्पोजीनिनम, HIPPOZAENINUM, हिप्पोजीनिनम। ये आपको 1 पोटेंसी में इंटरकरंट देनी है। नंबर 2, इस दवाई को हमने तब इस्तेमाल करना है जब आपकी एक्यूट दवाइयाँ असर नहीं दिखा रही, कुछ असर दिखाती हैं, कारागर सिद्ध नहीं हो रही, पेशेंट को कुछ मज़ा नहीं आ रहा दवाई खा के, तो हिप्पोजीनिनम 1 में हम लोग यूज़ करते हैं। जिन लोगों को पोल्यूशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता और आप उनको ये दवाइयाँ बार बार देते हो इनमें से और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके ब्लड में एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है,
अब ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट की मात्रा ज़्यादा रहती है, कितनी वैल्यू होती है याद है आपको? कितने से लेकर कितने चाहिए इयोसिनोफिल ब्लड में? अब फिल्म की तरह जल्दी आवाज़ नहीं आएगी मेरे को। 0 to 6 1 से 4 मैं अलग-अलग लैब्स में अलग-अलग होता है, अलग लेकिन 0 अलग to है 6 सब में। जो मेरे वो जो आप बात कर रहे हो, जो 0 to 6 कर रहे हो आप, TLC में बात कर रहे हो, मैं आपको AEC काउंट बोल रहा हूँ, वो 40 से लेकर 400 के बीच में रहती है। तो अगर किसी का, आपने ना इसके डायग्नोस्टिक क्या है, जब भी एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट आपके पास आता है, आपने ना 2 टेस्ट करवाने होते हैं मेन। एक IgE लेवल करवाना होता है पेशेंट का, और एक एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट करवाने होते हैं। अगर IgG लेवल ज़्यादा है और इयोसिनोफिल काउंट ज़्यादा है, तो मान के चलिए आपकी जो डेस्टिनी है वो अभी दूर है, अभी जर्नी में हो आप। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जब IgG लेवल ज़्यादा है और आपकी इयोसिनोफिल काउंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक मेडिसिन है, वो एक ही कंपनी बनाती है इंडिया में, वो आप सर्च कर लेना, मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगा किसी कंपनी की। वो है पोलानिटिकम। पॉलेंस होते हैं ना, पॉलेंस क्या होते हैं? पॉलेंस से एलर्जी होती है लोगों को। अप्रैल के महीने में पंजाब में जब फसल काटते हैं तो पॉलन से एलर्जी होती है। तो ये एक पोलानिटिनम, इसके स्पेलिंग बोल देता हूँ, POLLANTINUM, पोलेंटिनम है। इसको अगर आप इंटर करंट दोगे पेशेंट को, तो जो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट का IgG लेवल जो है, IgE लेवल, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उन चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। और ये 2 दवाइयाँ जो हैं, ये आपके पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड कर देंगी। याद रखें, अगर किसी को जुकाम जल्दी लगता है, तो वहाँ पे इम्यूनिटी जो जुकाम की है वो हम सोराइनम से और इन्फ्लुएंजिनम से बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात एलर्जी की होती है, तो वहाँ पे सोराइनम और वो जो कभी अभी मैंने कौन सी दवाई बोली है, इन्फ्लुएंजिनम, वो काम नहीं करेंगी। तब आपको पोलानिटिकम और हिपोजिनिनम से काम चलाना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको लगभग इतना करवा दिया है कि मुझे आशा है कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी भी है, तो भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। और अब 50 मिनट से ज़्यादा की क्लास होगी, मैंने आपके लिए 10 मिनट रखे हैं। आप हैंड रेज करिए, की गन्स की बात की थी आपने सर, पहले हाथ रेज कीजिए, की बात की थी, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जो भी पूछना है। सबसे पहले हैंड रेज हुआ है डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, आप बताइए। थैंक यू सर। ये फूलों की गंध से एलर्जी में जो आपने बताया रोजा वाला मेडिसिन, हाँ जी, तो ये आपने रोज मेडिसिन से बताया। मुझे एलर्जी है सर हिबिस्कस से, गुड़हल के फूलों से। तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलर्जी होगी ना? हाँ सर, जब भी मैं फूल तोड़ता हूँ पूजा के लिए और वो गलती से मेरे नाक में उंगली चली जाए, तो दिन भर मेरा बुरा हाल होता है। तो वहाँ पे भी ये रोजा डिमेंशिया आप यूज करके देखें। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने, जो कैमरा ऑफ है उनके सवाल तो नहीं लिए जाएंगे। डॉक्टर सारंग। थैंक यू सर। सर अभी लास्टली आपने जो पोलेंटिनम बताया, तो उसको सर इंटर करंट की तरह यूज करना है या मेन मेडिसिन की तरह? नहीं, उसको डेफिनेटली इंटर करंट की तरह करना है। ओके। एक मेरे पास नेक्स्ट है डॉक्टर रविंद्रा। सर ये आपने बताया सर IG और इयोसिनोफिल काउंट, तो तीन केस होते हैं जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस होते हैं, अगर उनमें भी IG और इयोसिनोफिल बढ़े होते हैं, तो ये पोलेनम काम आएगी या नो? नो। डॉक्टर पांखिल। सर आपका एक्सपीरियंस लूपा का कैसा है? लूपा उसमें ज्यादा नेजल पॉलिप के कारण नाक बंद ही रहे हमेशा? मैंने यूज नहीं की कभी। एक अगरबत्ती की स्मेल से हो तो भी नाइट्रम फॉस? नहीं, वो नाइट्रम फॉस अगरबत्ती की स्मेल से नहीं, वो तो मैंने पाउडर का बोला है ना, जो चौक होता है। अगरबत्ती की स्मेल से तो फास्फोरस ही है, धूप अगरबत्ती फास्फोरस से है।
ऑर्डर से किसी से भी होगा। श्वेता बताओ आप। सर किसी को तड़के के स्मेल से होता है एलर्जी, तो फास्फोरस दे के भी काम नहीं करता है, तो क्या दे सकता है? आप ना अदर सिम्टम्स देखो, उसके और सिम्टम्स ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको दवाई मिलेगी। ओके सर। और अगर फिर भी नहीं मिलती तो इंटरकरेंट यूज़ करो। ठीक है सर। जो लोग हाथ रेज कर रहे हैं ना, दोबारा से नहीं एंटरटेन होगा। मेरे पास एक अकेला डॉक्टर लिखा आ रहा है, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, मैं इस करके बोल नहीं पाऊंगा। रिपीटेशन क्यों नहीं करते सर? एलियम सिपा का सर रिपीटेशन क्यों नहीं करते हैं? एलियम सिपा का ना मैंने जब भी रेपिटेशन किया ना, तो एक मिनट कैमरा माइक ऑफ करना जरा। एलियम सिपा का जब भी रेपिटेशन किया जाता है ना, तो ये ना एकदम से ड्राई कर देती है। अगर आपके 2-3 डोज चले जाए ना, तो पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है ड्राइनेस की वजह से। डॉक्टर सूर्य कुमार। यस सर, वही एलियम सिपा का रिपीटेशन पूछ रहे थे सर। अच्छा, तो हो गया ना रेपिटेशन? नहीं, जिनका कैमरा ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं लेने। डॉक्टर विशाल। सर नमस्ते सर। सर एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस केस में जिसमें सर मतलब नाक दिन भर बंद रहती है 24 घंटे, और उस केस में सर क्या दे सकते हैं सर? जिसमें नाक 24 घंटे बंद रहती है और बहुत ज़्यादा समय से बंद है ना, वहाँ पे ना कॉनियम है दवाई। उसमें साइनस, उसमें स्नीजिंग ज़्यादा नहीं होती, उसमें ना ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। कॉनियम है और मदर टिंचर में सारसाप्रिला साथ देते हैं। गणेश, डॉक्टर गणेश। सर कछुआ छाप अगरबत्ती की वजह से कोई किसी को स्नीजिंग चालू हो गए तो? डॉक्टर चित्रा आप बताइए, इनकी दवाई जो इन्होंने बोला है कछुआ छाप अगरबत्ती से। फास्फोरस से हो जाएगा। ऐसे ही जो मच्छर मारने वाली मशीन लगाते हैं ना, वहाँ पे भी। डॉक्टर चित्रा आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ सर बताइए। सर एक पेक्यूलियर सिम्टम ऐसा है कि पेशेंट बोलता है एक्यूट फेज में चेहरे की कहीं पर किसी भी एरिया में टच किया जाए, अगर या मुंह में कुछ निवाला डाल दिया जाए या यही कहीं टच किया जाए, कई बार ईयरबड कान में डालते हैं तभी भी उसको स्नीजिंग शुरू हो जाती है। हाँ, टचिंग द एरिया अराउंड द फेस। ये जो आपने कंडीशन बताई है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। एक आवाज़ अपने ना सभी लोग कहीं अर्जन, मेरा फिर गला पकड़ा जाएगा। माइक ना क्वेश्चन पूछने के बाद साथ के साथ ऑफ कर दो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। हो गए? डॉक्टर चित्रा, जो आपने कंडीशन बताई है कि कहीं से भी टच करते ही जाए जो एलर्जी इंड्यूस हो जाती है, पेशेंट को स्नीजिंग शुरू हो जाती है, उसके लिए दवाइयों का ग्रुप तो यही रहता है, लेकिन उसमें ना हम चाइना को इंटरकरेंट यूज़ करते हैं। और चाइना जो है ये एक मतलब स्पेसिफिक ही है कि किसी भी जगह पे टच से जो भी चीज़ इनिशिएट होती है उसको हम चाइना से कंसिडर करते हैं। और कोई रह गया? डॉक्टर सना। सर आईजी में अगर ज्यादा हो तो? डॉक्टर आरती, अभी डॉक्टर सना का क्वेश्चन था। सॉरी सर। आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम। बोलिए। सर वायलेंट स्नीजिंग या एक्यूट कंडीशन के बाद सडनली 1-2 दिन के बाद आपने जैसा बोला कि साइनस में चले जाता है पेशेंट, तो उसके लिए क्या रहेगा सर रेमेडी? जो फुल ब्लॉकेज होगा और हेडेक होगा हैवी। आपके पास बुक है यूनिक होम्योपैथिक टिप्स? अगर नहीं है तो ज़रूर पढ़ो, उसमें हमने लिखा है कि काली आयोडाइड और काली बाइक, हाँ काली आयोडाइड और काली बाइक्स रहती हैं, वहाँ आपको अच्छे से मिल जाएगा रेफरेंस इसका ना। डॉक्टर योगेश। डॉक्टर सिकंदर आप पूछ लीजिए तब तक। सर दही खाने से, नींबू खाने से, खट्टा खाने से वो ऐसे वो नहीं कर पाएंगे। वो मैंने आपको कॉज में बताया ना कि कुछ अदर स्पेसिफिक कॉजेज होती हैं जो पर्टिकुलर थिंग से पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रहती हैं, उसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक इसके लिए नहीं मैं आपको बता पाऊँगा।
अभी बहुत बच्चे आते हैं, जैसे किसी को मिल्क से है ना, किसी को कनक से है, तो वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है एलर्जीज का। वो तो फूड एंड ड्रिंक्स एग्रावेशन में वो भी आ आपको ना जाएगी, रिपर्टरी जैसे में कौन फूड सा एंड ड्रिंक्स का देखना पड़ेगा। सर टाइप ऑफ डिस्चार्ज एक्यूरेट सॉफ्ट नॉर्मल। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि किस दवाई में, जैसे मैंने एगारिकस में बताया कि बिल्कुल ब्लैंड रहता है, नॉन इन्फ्लामेटरी रहता है, और इसमें जो एलियम सीपा है इसमें बहुत ज़्यादा, बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक था ना ये राइनाइटिस का था, कोराइजा का नहीं था। अभी मैंने कोराइजा की दवाइयाँ टच नहीं की, मैंने यूकलिप्टस को टच नहीं किया, मैंने कैम्फर को टच नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ का टॉपिक होके वो लंबा लेक्चर चले जाता, उसको ना हम सेपरेट कंसिडर कर लेंगे, कोराइजा और नेजल पॉलिप्स और साइनस को। चलिए कोई, अस्थमा का भी। हाँ अस्थमा का तो एक पूरा लेक्चर ही चाहिए, उसमें एक ही एलर्जीज में संभव नहीं है, मतलब इतना एक ही लेक्चर में ना। डॉक्टर आरती आप कुछ पूछ रहे थे? मैम ये आईजी लेवल्स अगर हाई हो तो उसमें क्या दिया जाए? ओनली आईजी लेवल्स? डॉक्टर साहब उसके सिम्टम्स देखने पड़ेंगे ना, क्यों हो रहा है साथ में ऐसा। अच्छा, और ये इंटरकरेंट रेमेडी का पोटेंसी कितना होना चाहिए? 1 m 200 हाई पोटेंसी देते हैं। इंटरकरेंट मेडिसिन जितनी भी देनी है वो सारी हाइपोटेंसी में ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। बट लाइक वंस ही देनी है कैसे, लाइक डोसेज का? डॉक्टर साहब डोजेज ना रेपिटेशन मांगती हैं, चाहे जितना मर्जी लिखा है कि सिंगल डोज होम्योपैथी में क्योर करती है, जब हम पैथोलॉजी में चलते हैं या एलर्जीज पे चलते हैं ना तो रेपिटेशन मांगती हैं। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको मैंने बेलाडोना 30 दी, उसने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैंने कहा हाँ हो जाओगे, और डिजायर फॉर लाइट लगा के मैंने बेलाडोना दी और वो ठीक हो गया। किताबों में बहुत पढ़ा है, हो सकता है मेरी सिलेक्शन गलत हो गई हो, लेकिन 20 साल में कम से कम एक बार तो ऐसी होनी चाहिए कि एक्सीडेंटली इंसिडेंटली लग जाए। हाँ, जहाँ पैथोलॉजी नहीं है, जहाँ ट्रिवियल एलिमेंट है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है पेशेंट को, जहाँ हमने उसको मतलब साइकोलॉजिकली ट्रीट करना है, वहाँ पे तो मैंने देखा है, लेकिन अदरवाइज जो चेंजेस आती हैं पैथोलॉजिकल आती हैं मेरे विचार में, बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे रेपिटेशन करनी पड़ती है हमें। एलएम पोटेंसी मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट रेपिटेशन कितने आवर्स में, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन? हाँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन देना है। हम लोगों का हम फॉलो करते हैं कि वीक के बाद तो देते ही हैं इंटरकरंट, और दिन में जो एलर्जी के केस हैं उनको डेली 1 डोज तो कम से कम देते हैं हम। अगर एलर्जिक राइनाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्किन की बात होती तो वहाँ पे रेपिटेशन डेंजरस हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर एक्जिमा का केस है तो वहाँ पे रेपिटेशन डेंजरस हो जाता है, वहाँ पे बहुत केयरफुली है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस आज का टॉपिक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ सिंगल डोज से बेलाडोना से बात नहीं बनने वाली, यहाँ पे आपको रेपिटेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। रश्मि बोलो। नहीं, डॉक्टर संजय। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आपने बताया था नक्सवामिक और सिलिशिया, अगर किसी का फोन आया तो आप ऐसे बता देते हैं स्पेसिफिक। हाँ जी। तो सर हमें पहले नक्सवामिक का देना और फिर सिलिशिया देना है, ओनली वन वी हैव टू गिव देम? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं करता हूँ, मैं ना आपको बोल देता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि आप ऐसा नहीं, मैं तो दोनों ही देता हूँ, अगर कुछ ना पता चले तो साथ में ही दे देना है हाँ हमें साथ दोनों? में। हाँ, एक सुबह दे दो, नेक्स्ट रात को दे दो, रात को एक्ट करती सिलिशिया मॉर्निंग में दे दो, जहाँ कुछ भी आपको पता नहीं आता, पता नहीं। इससे ना मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। पेशेंट चाहे ठीक ना भी हो, पर ना वो पेशेंट टिक जाएगा। क्यों टिकेगा? उसको ना परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आपके पास दोबारा ज़रूर कंसल्ट करेगा। डॉक्टर साहब आपने ना ये 2 दवाइयाँ लिखाई थी, मुझे ना थोड़ा फ़र्क है, ठीक नहीं हूँ। ठीक क्यों नहीं है कि अब वो आपको बताएगा कि क्यों ठीक नहीं हूँ, कितनी चीज़ रह गई, फिर आपके पास ना एक्यूरेट रेमेडी आ जाएगी उसकी। डॉक्टर संजय। थैंक यू। हाँ सर, कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको सुबह नहाने के बाद अगर पंखा चालू रहा तो बहुत स्वेटिंग आती है। हाँ, वो अमोनिया कार्ब में लक्षण है जी, अमोनिया कार्ब का। डॉक्टर रजत।
सर स्नीजिंग इन समर वेदर। गर्मियों में स्नीजिंग आनी, काली आयोडाइड। और सर सर्दियों में? सर्दियों में तो वे सभी दवाइयों में है। ठीक है, ठीक ये ला दो, आधार कार्ड राशन कार्ड डालो बोलो। चलो, अब कोई रह गया? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं आज की। हो गई सर अल्सर इन नोज